हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BHDLA 137 की बुक जिसका नाम है हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल, इसके फर्स्ट यूनिट के फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, इससे पहले मैं इस यूनिट के 3 क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो भी देखिए, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो ये जो टॉपिक है हमारा सफल संप्रेषण, इस वीडियो में हम सफल संप्रेषण के बारे में बात करेंगे। सफल संप्रेषण क्या होता है और सफल संप्रेषण के जो रुक जाता है, सफल संप्रेषण नहीं हो पाता है, उसके क्या कारण होते हैं, किस वजह से सफल संप्रेषण नहीं हो पाता है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संप्रेषण वही होता है जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे की बातों का सही सोच समझकर और सुनकर, सही ढंग से सुनकर आंसर कर रहे होते हैं, तो वही सफल संप्रेषण होता है। कई बार ऐसा होता है जो आप कहना चाहते हैं किसी को लेकिन वो कह नहीं पाते, और कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ कह देते हैं लेकिन सामने वाला उस चीज को उस तरीके से नहीं ले पाता जिस तरह से आप कहना चाहते हैं, और वो उसको कुछ और ही समझ लेता है और फिर वो उसके बाद उसका कुछ और मतलब कुछ भी कुछ गलत समझ लेता है, जिसकी वजह से आपका मजाक बन जाता है कभी कभार, या फिर वो आपसे नाराज हो जाता है, उसको बुरा लग जाता है अगर कोई ऐसी बात होती है तो। तो उसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं मिल पाते जो हम बात कहना चाहते हैं, और वो कह नहीं पाते, उसके लिए हमारे पास कोई ऐसे शब्द नहीं होते जो हमें समझ नहीं आ रहे होते कि हम किस तरह से कहें। और मैं एक इसमें कहानी में बताया जा रहा है कि स्टोरी बताई जा रही है इसमें, कि मैं एक घटना सुनाना चाहता हूँ जो मेरे साथ घटित हुई थी। बिजली गुल थी, मोमबत्ती जल रही थी, परिवार के सारे सदस्य गपशप कर रहे थे। तभी बिजली आ गई। मेरी बहन ने मुझसे कहा, फूंक दो। मैंने समझा मेरे चेहरे के सामने कोई मकड़ा का जाला है। मैंने मुंह उठाकर फूंक दिया। सारे लोग हंस पड़े क्योंकि मेरी बहन मोमबत्ती फूकने के लिए कह रही थी। तो इस तरह से जो संप्रेषण होता है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे सफल संप्रेषण में कौन कौन से अवरोध होते हैं, या फिर किस तरह से सफल संप्रेषण रुक जाता है। आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, सफल संप्रेषण कब नहीं हो पाता, या फिर असफल संप्रेषण के लिए कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, या फिर सफल संप्रेषण असफल कैसे हो जाता है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वक्ता से श्रोता तक या लेखक से पाठक तक जब संदेश सही रूप में नहीं पहुंच पाता तो संप्रेषण असफल रहता है। जब कोई व्यक्ति कुछ कहना चाह रहा है, उसका जो श्रोता है वो उसको उस तरीके से नहीं ले पा रहा है जैसे वक्ता ने कहा, तो उसको ही हम असफल संप्रेषण कहते हैं। अब इसके जो है कई सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो है गलत संदेश। संदेश को सही ढंग से संप्रेषित ना करना और उसे ठीक ढंग से समझ ना पाना सफल संप्रेषण में सबसे बड़ा अवरोध है। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया, जब हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो हमें उसके लिए कुछ उचित या फिर सही शब्द नहीं मिल पाते, जो हम बोल नहीं पाते उसको सही ढंग से, या फिर कभी कभार हम सही बोल देते हैं लेकिन किसी सामने वाले को हमारी बात जो है वो उस तरीके से नहीं समझ पाता जिस तरीके से हम कहना चाहते हैं। तो यही सबसे बड़ा जो है वो पॉइंट होता है, इसमें सबसे बड़ा विरोध होता है सफल संप्रेषण ना हो पाने का। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, अगर ये कहा जाए कि पीछे जल रही मोमबत्ती को बुझा दे तो श्रोता संदेश को ठीक ठीक समझता। जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा ऊपर, अगर उसकी बहन, जो भी लेखक है या फिर जो भी जिसने भी कहानी स्टोरी सुनाई अपनी, उसकी बहन उससे कहती कि जो तुम्हारे पीछे मोमबत्ती रखी है उसको बुझा दो, तो वो सही ढंग से समझ पाता। लेकिन उसने कहा कि फूंक दो, तो उसने ऐसे ही फूंक दिया। क्या आप बता सकते हैं कि प्रेषण क्यों अधूरा रह गया? संदर्भ में नहीं बताया गया है क्या बुझाना है। गलत शब्द का इस्तेमाल किया गया, फूकना। तो ये दो कारण थे उसके, जिसकी वजह से संप्रेषण जो था वो सफल नहीं हो पाया था। पहला तो ये था कि उन्होंने संदर्भ नहीं बताया कि बुझाना क्या है, मोमबत्ती बुझानी है, ये पहली बात ये थी, ये नहीं बताया उन्होंने। और गलत शब्द का भी इस्तेमाल किया, फूकना शब्द, बुझाना नहीं कहा उन्होंने, फूकना कहा, तो इसलिए संप्रेषण जो था वो असफल रहा। अगर संदर्भ स्पष्ट ना हो और उपयुक्त शब्द का प्रयोग ना किया जाए तो संप्रेषण कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता, मतलब कि संप्रेषण सफल नहीं होता अगर हम सही शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे और सही ढंग से जो है बात वो नहीं कहेंगे। अतः सफल संप्रेषण के लिए संदर्भ और भाषा स्पष्ट होने चाहिए और प्रयुक्त शब्द उपयुक्त होने चाहिए। तो जो भी शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं वो सही होने चाहिए। अब गलत शब्दों का चुनाव, सेकंड पॉइंट है इसका, गलत शब्दों का चुनाव। कुछ बोलिए सोच समझकर।
तो हमें कुछ भी बोलना चाहिए तो सोच समझ कर बोलना चाहिए। एक भी गलत शब्द जो होता है वो हमारे संप्रेषण को असफल बना सकता है या फिर हमें नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर हमारे जो संबंध हैं, संबंधी हैं, हमारे संबंधों में और हमारे रिश्तों में दरारें आ सकती हैं, और जो हमारा बना बनाया काम होता है वो भी बिगड़ सकता है, और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि लोग हम पर हंस पड़े। तो इस वजह से हमारा जो बातचीत है वो हमें गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सोच समझकर बात जो है वो बोलनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इसका सुनना और समझना। तो हमें पहले बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, फिर उसी के बाद अपना फीडबैक देना चाहिए, फिर रिएक्ट करना चाहिए कुछ। यदि श्रोता वक्ता की बात ध्यान से नहीं सुनता या पुस्तक पढ़ते वक्त मन कहीं और लगा रहता है, तो वक्ता की बात श्रोता सुनकर भी सुन नहीं रहा होता और पाठक पुस्तक की पंक्तियों से गुजरता तो जरूर है, पर वह उस तक संप्रेषित नहीं हो पाती। तो कभी कभार ऐसा होता है जब हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता, तो हमें कुछ भी, हम बस पढ़ रहे होते हैं और हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं बैठा होता है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। तो ये भी हमारा एक तरीके का संप्रेषण होता है। जो कोर्स हम पढ़ते हैं, बुक्स हम पढ़ते हैं, उसमें जो भाषा लिखी हुई होती है वो हमारे लिए एक तरह से संप्रेषण होता है, और उसको हम जो है फीडबैक किस तरह से देते हैं। हमारे जो एग्जाम्स होते हैं वो करके हम फीडबैक देते हैं एग्जाम करके। तो जब हम एग्जाम करते हैं तब जो हमारे टीचर्स होते हैं उनको समझ आता है कि बच्चे ने किस तरह से कितना अच्छा पढ़ा और कितना अच्छा समझा। तो अगर हम बुक जो है वो ऐसे ऐसे पढ़ते चले जाएंगे और कुछ समझ नहीं आएगा, तो एग्जाम टाइम पे हमें कुछ भी नहीं आता होगा, और इस तरह से जो संप्रेषण होगा वो असफल हो जाएगा। तो इसलिए हमें पहले सोच समझ कर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। सुन रहे हैं अगर तो सुनना चाहिए, और पढ़ रहे हैं तो सोच मतलब समझ कर पढ़ना चाहिए। बस ऐसे ही नहीं पढ़ना चाहिए और मन लगा कर पढ़ना चाहिए, ताकि जो हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें अच्छे से समझ आ सके। आपने भी कई बार अनुभव किया होगा कि आपसे कोई बात कर रहा है और आप थोड़ी देर बाद पूछ बैठते हैं, क्या कहा, मैंने सुना नहीं। तो इस तरह से होता है बहुत लोगों के साथ। हमेशा तो नहीं होता, लेकिन हो जाता है कभी कभार जब मन कहीं और होता है तो। हाँ, फोर्थ पॉइंट है भाव भंगिमा। भाव भंगिमा संप्रेषण का एक माध्यम भी है और बाधा भी। मुस्कुराते हुए किसी का स्वागत करना, क्रोध से किसी की ओर देखना, किसी को देखकर मुंह बिचकाना, व्यंग्य से हंसना, कंधे उचकाना आदि कई ऐसी भावभंगिमाएं हैं जिनसे व्यक्ति विशेष अपनी भावना दूसरे व्यक्ति या समूह तक संप्रेषित करता है। तो भाव भंगिमा वही होता है, हमारे जो बॉडी जेस्चर्स, पोस्चर्स होते हैं उनको हम किस तरह से प्रयोग करें, या फिर आंगिक भाषा भी कह सकते हैं इसको। आंगिक जो हमारी अंग होते हैं उनका हम किस तरह से प्रयोग करें। अगर हम किसी का मुस्कुराते हुए स्वागत करते हैं तो वो खुश हो जाएगा, और उसी पल अगर हम किसी को गुस्से में देखते हैं तो उसको गुस्सा आएगा, उसको भी गुस्सा आएगा जिसको हम देख रहे होते हैं। तो इस तरह से जो भाव भंगिमा होती है वो संप्रेषण का माध्यम भी होते हैं और संप्रेषण में बाधा भी डाल देती है। परंतु इस प्रकार के संप्रेषण से सबसे बड़ा खतरा ये है कि आपके द्वारा संप्रेषित भाव का गलत अर्थ ना लगा लिया जाए। तो कभी कभार ऐसा होता है जो हमारे बॉडी लैंग्वेज होती है उसका गलत मतलब भी निकाल लिया जाता है। तो इसका जो है सबसे बुरा या फिर सबसे बड़ा खतरा हम कह सकते हैं ये होता है। हाव भाव में कई महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा यहाँ मौन होती है। इस प्रकार के संप्रेषण में स्थानीय विभिन्नता भी होती है। स्थानीय विभिन्नता का मतलब ये हो गया कि जैसे उत्तर भारत में नहीं के लिए जब हम सर हिलाते हैं तो एक मिनट, यहाँ पर बताया जा रहा है यदि उत्तर भारत की कोई व्यक्ति दक्षिण भारत जाए और अगर वहाँ की परंपरा से परिचित न हो तो उसे हमेशा हाँ नहीं प्रतीत होगा, क्योंकि जो उत्तर भारत होता है वहाँ पे नहीं के लिए सर जब हिलाते हैं तो जैसे हम लोग हाँ के लिए हिलाते हैं, उत्तर भारत में जैसे हाँ के नहीं के लिए सर हिलाते हैं ऐसे ऐसे करके, लेफ्ट राइट करके। तो जो दक्षिण भारत होता है वहां पर ऐसे जो सर हिलाते हैं लेफ्ट राइट करके वो नहीं के हाँ के लिए हिलाते हैं, जबकि उत्तर भारत में नहीं के लिए हिलाते हैं। तो ऐसे इस तरह से जो है संप्रेषण की जो है अलग अलग स्थानीय विभिन्नता भी हो जाती है, और भाषा कभी कभार मौन रहती है तो इस वजह से भी संप्रेषण सफल नहीं हो पाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बोलने का ढंग। तो बोलने का ढंग जो होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। संप्रेषण को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है बोलने का ढंग। अगर हम किसी से ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, तो संदेश जो है वो सामने वाले को गलत संदेश पहुंचेगा। संप्रेषण जो होगा वो असफल हो जाएगा। अगर हम किसी से चिल्ला चिल्ला कर बात करेंगे तो या तो कोई दूसरा इंसान भी चिल्लाएगा या फिर वो हमसे बात ही नहीं करेगा। तो इस तरह से संप्रेषण रुक जाएगा या फिर असफल संप्रेषण बन जाएगा। यदि किसी की आवाज भारी या कर्कश हो तो संप्रेषण बाधित हो सकता है।
अब नेक्स्ट पॉइंट है भाषा ज्ञान। तो भाषा का ज्ञान जो होता है वो भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हमें भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो हम सही शब्द बोल नहीं पाएंगे, और बोल नहीं पाएंगे तो संप्रेषण भी नहीं हो पाएगा। तो सफल संप्रेषण के लिए ज़रूरी है कि वक्ता और श्रोता की भाषा एक हो, या वे एक दूसरे की भाषा अच्छे से जानते हो, उन्हें भाषा का ज्ञान हो। यदि कोई हिंदी भाषी इंग्लैंड चला जाए और उसे अंग्रेजी ना आती हो तो उसके लिए संप्रेषण एक दुस्साध्य कार्य हो जाएगा, मतलब कि उसे संप्रेषण नहीं हो पाएगा अगर हमें इंग्लिश भाषा नहीं आती होगी और हम इंग्लिश मतलब इंग्लैंड चले जाएंगे तो यहाँ पर जो ये टॉपिक है हमारा फिनिश हो गया है, चैप्टर भी फिनिश हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।